नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द न्यू जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। एलएसी पर हलचलें तेज हैं, चर्चाओं का दौर जारी है, टेंशन बढ़ गई है। सेना मुस्तैद है पूरी तरह से। जिस तरह से हमारे भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसके बाद हमारे जवान शहीद हुए और ये चीन की नापाक हरकत थी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से हालात बन रहे हैं, हर किसी के जहन में, हर भारतीय के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये युद्ध की ओर जा रहे हैं, कैसे हालात बन रहेंगे आने वाले वक्त में। हालांकि सेना जरूर कह रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है, फिर वो थल सेना हो या वायुसेना। लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए जो हमारे आपके जहन में उठ रहे हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, कैसे रिश्ते होंगे, क्या युद्ध हो सकता है, कैसे टेबल पर बात बन पाएगी, तमाम अहम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ चैनल हेड जगदीश चंद्र मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो सवाल यही कि भारत चीन सीमा पर एलएसी पर जो कुछ भी हुआ 15 जून को, हमने अपने 20 जवान यहाँ पर शहीद हुए, खो दिए हैं। क्या ये इशारा कर रहा है युद्ध की ओर? You are absolutely right. We are slowly inching to a war, maybe a limited war with China in the near future. जो घटना हुई है उसके बाद देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने दो ही विकल्प हैं। या तो इस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अपमान के घूंट को पी जाएं, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में जाके फाइलें निपटाते रहें, या फिर जवाबी कार्रवाई करें, टिट फॉर टैट, और इस अपमान का बदला लें। और ये मैं आपको ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि देश की आज जो प्रेजेंट सेंट्रल लीडरशिप है, दैट इज़ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, वो इस कड़वे घूंट को, अपमान के घूंट को किसी हालत में नहीं पिएंगे। Modi Amit Shah is a very deadly combination to act, is a combine of vision and execution. और ये मान के चली जिस दिन से घटना हुई है वो लोग शायद ही सोए होंगे। राजनाथ सिंह जरूर थोड़ा बहुत सुस्ताली होंगे 2-4 घंटे, इन दोनों को नींद नहीं आई होगी और लगातार कुछ न कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे करना है। बयान आप कुछ भी दें कि हमने हमारी चेक पोस्ट पे किसी ने कब्ज़ा नहीं किया, हमारे क्षेत्र में कोई नहीं घुसा, लेकिन मन में सब जानते हैं कि क्या हुआ है। और उस क्या हुआ का बदला लेने के लिए इंडियन फोर्सेस को एक बार जाके कम से कम उस नदी के उस हिस्से से वापस कब्जा अपना करना पड़ेगा जहाँ ये घटना हुई है। अगर हमारे 20 मरे हैं तो 40 चाइनीज़ सैनिकों को मार के वहाँ से लौटना पड़ेगा, भारत माता का तिरंगा हाथ में लेकर के। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये लोग ज़रूर ऐसा साहसिक काम करेंगे। और जहाँ तक मोदी और शाह के साहस की बात मैं कहता हूँ आपसे, राष्ट्रीय मुद्दा इससे जुड़ा हुआ, तो आप देखिए कश्मीर में क्या हुआ था। एक मिथ था पाकिस्तान का कि 370 आप करेंगे, इनको 3 टुकड़े करेंगे, पाकिस्तान हमला कर देगा, एटॉमिक वार हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 370 भी हुआ और जिस तरह से लोग जेल गए, वहाँ से बाद में छूट के भी आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैसे आए बाहर, इनसाइड स्टोरी मैं जानता हूँ। और आना होता है, शासन के साथ चलना होता है, देश के साथ चलना होता है, बदलते हुए माहौल में अपने आप को ढालना होता है। तो इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मोदी एंड शाह कश्मीर 370 एंड ऑल दिस। तो मान के चलना, इस कड़वे घूंट को पिएंगे नहीं, कोई न कोई योजना जरूर बना रहे होंगे जिससे सम्मान का बदला लिया जा सके और चाइना को बताया जा सके कि दिस इज़ नॉट 1962, दिस इज़ 2020। बिल्कुल, और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया था कि हमारे जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये भी है सर, आपको क्या लगता है, क्या जो कुछ भी हुआ 15 तारीख को वो पूर्व नियोजित था या फिर ऑन द स्पॉट ये स्थिति बनी दोनों सेनाओं के बीच टकराव की? इज ए कंबाइन ऑफ 2 थिंग्स। इट वॉज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर चाइनीज कॉन्स्पिरेसी और प्लान, और मौके पे भी कभी कभी सैनिकों में आपस में हो जाता है। तो इज ए कंबाइन ऑफ 2 थिंग्स जिसे कहें। पार्ट तो ऐसे आपने देखा होगा कि मई से ही ये सब कुछ तनाव चल रहा था। 5 बार मेजर जनरल लेवल की मीटिंग हुई इंडिया और चाइना के बीच। आश्वस्त होते रहे दोनों देश कि कुछ नहीं होगा, शांति से हम इसको हल करेंगे। 13 जून को इंडियन आर्मी चीफ ने यह बयान दिया कि ऑल इज़ वेल एंड वी विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग। लेकिन 2 दिन बाद ये हमला हुआ। तो इससे तय होता है कि पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो था ही ये, लेकिन मौके पे भी उस दिन जो वारदात हुई, कुछ ऑन स्पॉट भी कुछ हो सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं इट वॉज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर कॉन्स्पिरेसी। और सवाल ये कि इस कॉन्स्पिरेसी के क्या कारण थे, वॉट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड इंस्पायर्ड चाइना टू बिहेव लाइक दिस। तो उसे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो ये है अमेरिका और चाइना की बढ़ती हुई शत्रुता। दूसरा जो है कोरोना क्राइसिस हुआ, अमेरिका चाइना के संबंध खराब हुए।
तो अधिकांश अमेरिकन इंडस्ट्री जो चाइना में है उनके भारत आने की संभावना बनी, और यहाँ तक कि राजस्थान में चीफ मिनिस्टर ने वैकल्पिक स्थान भी देखे, लैंड अलॉटमेंट और सब तैयारियाँ दूसरे राज्यों ने भी की। तीसरा क्या है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी का जो चेहरा बना एज ए ग्लोबल लीडर का, उससे चाइना खुश नहीं था। तो धीरे धीरे करके ये सारी घटनाएं मिलती चली गई। उन्होंने सोचा कि एक बार इंडिया को थोड़ा सा हर्ट करते हैं, हिट करते हैं, और उनका एक ही तरीका रहा है, कभी डेक्लोन में घुस जाएंगे, कभी सिक्किम में घुस जाएंगे, कभी अरुणाचल में घुस जाएंगे, फिर हम मनुहार करते रहेंगे, मीटिंग करेंगे। तो ये निश्चित लगता है मुझे पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ये है चाइना का, और कारण ये रहे होंगे जिन्होंने चाइना को इंस्पायर किया। अब इन सब हिंसक जो हुआ 15 जून की तारीख की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने छाती ठोक के कहा कि गलवान जो वो है उस पर हमारा कब्जा हो चुका है, और आगे भी चशूल पे और तमाम जगह भी उनकी नज़र है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आगे जो दोनों देशों के बीच में सिचुएशन और टेंस होगी? और इसके अलावा बार बार राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि हम आगे से हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये स्टेटमेंट इतने सब होने के बावजूद कितना रेलेवेंट लगता है आपको? देखिए, स्टेटमेंट की बात यह है कि जनता बहुत जागरूक है, हर कोई मन में जानता है क्या हुआ है। कड़वा घूंट पी के लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भारतीय सेनाएं पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पे खड़ी होंगी और सम्मान का बदला लेके वहाँ से लौटेंगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो तनाव बढ़ रहा है इस नदी को लेके, उस हिस्से को लेके, तो ये सचमुच चौंकाने वाली बात है, जिसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप नदी के अंदर घुस के भारतीय इलाके में आप आए, आपने हिंसा की, और अब आप ये कह रहे हैं कि पूरा ये नदी का इलाका, पूरा इलाका मेरा है, जिसको लेके डिस्प्यूट था। एक हिस्से पे चाइना था, एक हिस्से पे इंडिया था। एग्जैक्टली क्या था ये हम और आप नहीं जानते हैं, ये गूगल के मैप से, सेटेलाइट से पता लगेगा कौन कहाँ था एग्जैक्टली। लेकिन ये तय है कि अधिकांश हिस्से पे भारत का कब्जा था। अब चाइनीज़ आए और आज उन्होंने सरेआम ये कह दिया ऑफिशियल लेवल पे कि इस पूरे इलाके पे हमारा कब्जा है। वेरी अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब ये कि हम तो टकराव चाहते हैं, आप यूँ कहिए इसको जो है। अब भारत के सामने दक्ष प्रश्न ये है, उन्होंने कह दिया पूरे पे कब्जा है, तो आज तो थोड़े से इलाके में घुसे हैं, अगर वो टेक्निकली हो सकता है स्टेटमेंट सही नहीं हो, लेकिन वो घुसे हैं थोड़े इलाके में, कल को कहेंगे हमने तो 6 महीने पहले कहा था पूरा कब्जा और आज हम फिर एक्शन ले रहे हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन ऑफ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज मे बी ए लिमिटेड वॉर, आई थिंक इज जिसे कहते हैं मस्ट, सम सॉर्ट ऑफ ए मस्ट इन द कमिंग डेज। बिल्कुल सर, अभी आपने ही इस बात का जिक्र किया कि मेजर जनरल लेवल की बातचीत चल रही थी चाइना और भारत के बीच, लेकिन अचानक से फिर ये विस्फोट हुआ कैसे? और क्या ये माने कि चाइना ने एक बार फिर से भारत को धोखा दिया है? इससे तो यही लगता है, जब एक और शांति वार्ता चल रही है, इस लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, फिर अचानक आप ऐसे करते हैं, तो फिर ये लगता है कि चाइना को बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन आर्मी पर्सपेक्टिव में वैसे भी जो है उसके धूर्त राष्ट्र माना जाता है, एक धूर्त शत्रु। तो वही उसने किया, उसने पीठ में छुरा घोंपा 1962 की तरह। और ये लार्जली बिलीव किया जा सकता है कि सब कुछ वेल थॉट था और उन्होंने अपना वादा तोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं जो होती हैं डिप्लोमेटिक डायलॉग की, वो उन्होंने तोड़ी और उन्होंने धोखा किया देश के साथ, चाइना, इंडिया के साथ चाइना ने धोखा किया। सर, यदि आज सचमुच भारत और चाइना में युद्ध हो तो भारत की सैन्य क्षमता के बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, युद्ध में सैन्य क्षमता का अपना महत्व है, लेकिन युद्ध में क्या सेनाओं का जो करेज है, कन्विक्शन है, मोराल है, वो काम करता है। और मैं कह सकता हूँ कि आज भारतीय सेनाओं का मोराल 7वें आसमान पे है, जिसे कहिए केवल एक इशारे का भारतीय सेना को इंतज़ार है। दिस इज़ नॉट 1962 कि सेनाएं सोई हुई थी, दिल्ली में प्रधानमंत्री सोए हुए थे, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। अचानक पता लगा रात 2 बजे कि हमला हो गया चाइना का। बट नाउ द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट ऑन द ग्राउंड। तो वो सिचुएशन नहीं है, ये बिल्कुल जागरूक हैं, सारी स्थिति है, और इसमें कहना चाहिए कि अब वो 1962 वाली स्थिति नहीं है। और आपका एक प्रश्न और था इसमें। हाँ जी सर, हाँ। क्या सचमुच 1962 की शर्मनाक हार का बदला 2020 में लिया जाएगा? ऐसे हालात बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? कि भारत के सामने अब कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा। कब तक लोग हमारे इलाके में घुसते रहेंगे और कब तक हम आर्मी की ब्रीफिंग के आधार पर टेक्निकली कहते रहेंगे कि नहीं, किसी ने कब्जा नहीं किया, कोई नहीं आया। वो टेक्निकली स्टेटमेंट सही हो सकता है, लेकिन इंडिया में जो परसेप्शन है पब्लिक का, वो ये मानता है कि नहीं वो लोग घुसे हैं। चाहे घुसे नहीं घुसे, पर परसेप्शन है। इसको ठीक करने के लिए तो करना पड़ेगा, और यह मान के चलना नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब कुछ करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। और 1962 और आज 2020 इसमें सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन्स, इन सब में बहुत फ़र्क है। और जैसे मैंने आपसे कहा ना, युद्ध होगा तो पूरे राष्ट्रों में नहीं होगा,
कि जयपुर से दिल्ली तक युद्ध और दिल्ली से कश्मीर तक युद्ध हो। आजकल क्या सेलेक्टिव युद्ध होता है। तो ये जो युद्ध होगा ये उसी इलाके में लिमिटेड होगा जहाँ पे होगा। तो वहाँ क्या है कि काफ़ी फोर्स है इंडिया के पास में भी, मोरल, कन्विक्शन, स्ट्रेटजी ये सब चाहिए। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन सोल्जर्स। जब हम लड़ेंगे तो जीत के आएंगे। सर, भारत ने इस हमले में 20 सैनिकों के शहीद होने और तकरीबन बताया जा रहा है कि 76 सैनिक ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। उधर दूसरी तरफ से खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 45 चीन के भी मारे गए हैं। तो क्या आप बिलीव करते हैं इन फिगर्स पर? भारत का आंकड़ा सही है। ये शायद पहली बार हुआ है कि इंडिया की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन्होंने सच को जनता के सामने रखा है। इसमें कोई छिपाया नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, जो मीडिया है, उन्होंने भी इंडियन साइड में जो कैजुअलिटीज़ हैं उनको इतना ही रिपोर्ट किया है। लेकिन चाइना के बारे में क्या है कि चुप्पी है इंटरनेशनल मीडिया की। चाइना खुद कह रहा है 43, निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि 15 ही हो सकता है 20 हो सकता है 143 हो, तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये लड़ाई जो है ना वो संख्या की नहीं है। अब ये लड़ाई अपमान का जो है ना वो बदला चुकाने की है आने वाले दिनों में। और फिर जब संघर्ष होगा उस दिन अपन नए सिरे से काउंट करेंगे चाइना की कैजुअलिटीज़ को। एक बार और मैं समझना चाहूँगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ ये कहा कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा और ना किसी ने कोई पोस्ट पे कब्जा किया, और स्थितियाँ साफ है, देश को पता है क्या है। तो ऐसे में आपके इस स्टेटमेंट से ये अर्थ लगा सकते हैं कि क्या जो LAC का मौजूदा स्टेटस है उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, या फिर दूसरा सवाल इसी के साथ यही है, या फिर उन्होंने इतने किलोमीटर्स तक कब्जा भी कर लिया है, या अंदरूनी प्लानिंग चल रही है? क्या है कि क्योंकि ऐसे माहौल में सब एवरीबडी इज लुकिंग अप टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या इसके आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? ये पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से कि प्रधानमंत्री का जो बयान है उसको फेस वैल्यू पे देश के कुछ लोगों ने नहीं लिया, अधिकांश लोगों ने माना। और वैसे जैसे मैंने आपसे माना कि नरेंद्र मोदी की अद्भुत जो लोकप्रियता है, उसके कारण जो अद्भुत क्रेडिबिलिटी है, उसके कारण वो जो भी कहते हैं उसको गॉस्पेल ट्रुथ, शाश्वत सत्य जनता मानती है, और वो जो कहते हैं जनता वो करती है। एक अद्भुत, जिसे कहते हैं विचित्र किंतु सत्य, ये सत्य है। इसलिए जो कुछ वो कहते हैं जनता वो करती है, नेता वो करते हैं, लीडरशिप है, तो उनका वोट बैंक कभी नहीं गिरेगा टू दैट एक्सटेंट। लेकिन इस बार जो हुआ है पब्लिक परसेप्शन में वो ऐसा लगा है कि नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है वो टेक्निकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग मानता है कि नहीं, सीमा में तो घुसे। ठीक है, टेक्निकली पोस्ट में उन्होंने कब्जा नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी वह प्रधानमंत्री होते या सोनिया गांधी होती तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप कभी ये स्वीकार नहीं करेगी, ये नहीं कहेगी कि हाँ वो हमारे इलाके में घुस आए थे। दीज आर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक कंपल्शंस जिसमें करना पड़ता है। लेकिन बात का भाव है प्राइम मिनिस्टर का वो ये है कि छोड़ेंगे नहीं, बलिदान का बदला लिया जाएगा। और ये भी होता है कई दफ़े कि जो आर्मी ब्रीफ करती है आपको, तो आर्मी ने टेक्निकली ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को, ऐसा लगता है कि कोई हमारे इलाके में नहीं आया, क्योंकि जहाँ आए वो डिस्प्यूटेड इलाका है, नदी का, यूँ मान लीजिए। उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, इन ए वे उस पर जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है। एक तो ये है उनका, और दूसरा ये है कि भी अभी क्लैरिटी नहीं है चूँकि बॉर्डर की, तो हम कह सकते हैं कोई हमारे इलाके में आया कि नहीं आया। लेकिन मन में स्वयं प्रधानमंत्री भी जानते होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी अंधेरे में नहीं रहते पब्लिक ओपिनियन के, उनके अपने एजेंसीज हैं। उनको बाय नाउ निश्चित तौर पे फीडबैक मिल चुका होगा कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है ये एक टेक्निकल और एक फेस वैल्यू का एक स्टेटमेंट है, इन ए वे एक सरकारी बयान है जिसे कहते हैं। लेकिन जनता ने इसे पूरे तौर पे स्वीकार किया है कि नहीं है, इसकी जानकारी उनको भी होगी फॉर दैट मैटर। तो ठीक है, बयान अपनी जगह हैं, एक सरकारी कर्तव्य है आपका कहने का, लेकिन आम धारणा ये है कि वो लोग घुसे ज़रूर हैं। अब चाहे कोई आपको साइंस आपका एक्सपर्ट कहे, चाहे आपका डिफेंस एक्सपर्ट कहे कि 60 किलोमीटर आगे हैं, कोई के 10 किलोमीटर आगे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कुल मिला के घटनाओं को देखने के बाद, मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद, कि कुछ न कुछ तो लोग अंदर हमारे इलाके में आए हैं। हम टेक्निकली ये बहस करते रहेंगे कि वो हमारे इलाके में, हम उनके इलाके में, और ये इस तरह से चलेगा। लेकिन आप ये कंक्लूड कर लीजिए कि उन लोगों ने हमारे इलाके में कुछ न कुछ उन्होंने प्रवेश किया है जो गलत है, और हमें इसको करेक्टिव मेजर लेना है अगले कुछ दिनों में, इस स्थिति को हमें ठीक करना है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि आर्मी और एयरफोर्स दोनों को पूरी छूट मिली हुई है, लेकिन अगर सचमुच ऐसा है तो हमारे जो 20 सैनिक मारे गए, निहत्थे थे, उसका बदला 15 जून की रात को क्यों नहीं लिया गया? क्यों जवाबी कार्रवाई श्योक नदी में नहीं की गई? ये बड़ा पेचीदा सवाल है।
महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सरकारी प्रवक्ताओं के पास आज नहीं है, चाहे सेना का प्रवक्ता हो चाहे सरकार का प्रवक्ता हो। एक्चुअल में तो क्या ग्राउंड रियलिटी ये है कि इतना भय बैठा हुआ है 1962 के बाद से भारतीय जवान जो जहाँ तैनात होते हैं बॉर्डर पे, और इतना संकोच में रहते हैं कि गोली चलाएं या नहीं। उनको डर होता है गोली चलाई और ये फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस क्या है, पॉलिटिकल लीडरशिप का इशारा उनको इस तरह का नहीं होता है ऐसे सेंसिटिव मैटर में कि एक गोली चलाओ तो तुम 10 गोली चला देना। तो इस उधेड़ बुन में और इस कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो है ये घटना वहाँ पे हुई। और ये सच है कि जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में 1996 में, और फिर 2005 में वो रिवाइज भी हुआ सेक्शन 6 उसका, उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ फेस ऑफ एरिया है वहाँ जो सेना है वो फायर आर्म्स बंदूक वगैरह लेके नहीं चलेंगी। ये सही है, उनके पास नहीं थी। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, साथ ये भी प्रोविज़न है उसमें, वो तो नहीं चलेगी लेकिन उनकी जान को और खतरा आता तो पीछे एक हमारी चलेगी सेना, इन ए वे एक लाइन ऑफ कंट्रोल चलेगी, पीछे लाइन ऑफ सेफ्टी चलेगी। तो इस केस में ये आज तक इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया है कि जब वो इस तरह से उलझ गए और उनको टॉर्चर किया चाइनीज़ ने, तो हमारी पीछे की पंक्ति में चलने वाली जो सुरक्षा टुकड़ियाँ थी वो कहाँ थी, इन ए वे वन। और सेकंड ये कि ये कानून उन पर लागू क्यों नहीं हुआ, उन्होंने हमला कैसे कर दिया। जब हथियार लेके नहीं चल सकते थे तो रोड है, आपके डंडे हैं, लोहे के सरिये हैं, ये हथियार ही तो हैं। तो ये थोड़े से सवाल ऐसे हैं जिन पे देश की जनता क्लैरिटी चाहती है। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा फुर्सत हो जाए विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को, तो आने वाले दिनों में इन सवालों का खुलासा भी सरकार करेगी। सर, यदि 1996 में भारत और चीन के समझौते में LAC की 2 किलोमीटर तक भारतीय सैनिकों के हथियार लेने पर रोक थी, तो हमलावर चीनी सैनिकों के पास हथियार कैसे आए? वही सवाल है जो पहले वाला सवाल है, उसी का एक्सटेंशन है आपका सवाल, उनके पास हथियार कैसे आए। तो फिर इसका सवाल वहीं जाता है कि प्री प्लान था, ये पूर्व आयोजित था, उनका तो बेंट अपॉन था पहले से हमें इसको करना है। इसलिए 2 किलोमीटर की सारी सीमाओं के बावजूद उन्होंने अपने साइड का जो कर्तव्य था उसकी पालना नहीं की। दे वायलेटेड द एग्रीमेंट डेलिबरेटली, और उसके कारण से हुआ। तो आपका कहना सही है कि 2 किलोमीटर का जो बंधन था उसको उन्होंने ऑनर नहीं किया एंड दे एक्टेड आउट ऑफ देयर जुरिसडिक्शन। सर, लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि धारा 370 में जिस तरीके से कानून में बदलाव किया गया 65 साल पुराने, तो फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए ये जो समझौते हुए उसकी समीक्षा क्यों नहीं की गई इतने वर्षों तक? एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन अराइजेज एंड सोल्यूशन कम्स। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसा सोचा नहीं किसी ने कभी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई, अब अपॉर्चुनिटी आई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ का ध्यान गया इस तरफ, तो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में ये क्लॉज चेंज हो जाएगा। वो नहीं मानेंगे तो सिंगल, जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से चेंज हो जाएगा, और जो सेना के लोग हैं उस 2 किलोमीटर के इलाके में उनको गोली चलाने की छूट मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, चीन के बारे में कहा जाता है कि जब वह किसी इलाके में घुस जाता है तो उस पर कब्जा कर लेता है, जैसा कि 1962 में हुआ था। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, डर तो ये लोगों के मन में, आशंका है, और आशंका अगर चाइना का आज तक का इतिहास देखें तो सही लगता है। चाहे वो डेक्लन का मामला हो, चाहे अरुणाचल का मामला हो, सिक्किम का मामला हो, लद्दाख के कुछ अंदरूनी हिस्सों का मामला हो, अपार्ट फ्रॉम 1962, तो डर तो है, आशंका है लोगों के मन में। और इसी आशंका का हल ढूंढने में भारत सरकार लगी हुई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री इसी का हल ढूंढने में लगे हुए हैं कि ये फिर से ऐसा कहीं नहीं हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो पॉलिटिकल लीडरशिप इस सदमे को, इस झटके को, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए बार बार मेरा मानना ये है कि समथिंग बिग इज़ इन ऑफिंग इन द कमिंग डेज, सो लेट्स सी। सर, एक सवाल ये भी है कि एक और भड़काने वाली कार्रवाई के तहत चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मार्फत भारत को 2 टूक ये कह दिया कि सीमा पर अपने जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, उनको नियंत्रण में रखें। सर, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि इसे अगर मैं आम भाषा में कहूँ कि इस घटना के बावजूद, इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के बावजूद चीन आज भी बेशर्मी पे अड़ा हुआ है। जिसे अगर और साफ तौर पे कहा जाए तो कूटनीतिक गुंडागर्दी पे अड़ा हुआ है, और उसने सरेआम में कह दिया कि मैं तो ऐसा ही हूँ जैसा हूँ और मैं ऐसा ही करता रहूँगा। तो उसे ऐसा ही करता रहूँगा का सोल्यूशन इंडिया को ही ढूंढना है, और वो सोल्यूशन ढूंढेंगे। ये बयान सीरियस है। ये बयान ये कहता है कि इस घटना की बात तो छोड़िए, मेरे पास तो पूरा इलाका, अगर 200 किलोमीटर नदी का इलाका, मेरा तो पूरा इलाका ही मेरा है, जो मैंने पहले आपसे कहा। तो इंटरनेशनल गुंडागर्दी है। लेट्स सी हाउ इंडिया रेस्पॉन्ड्स टू दिस चैलेंज इन द कमिंग डेज। कहावत है, करेला और नीम चढ़ा। जो सिचुएशन है आज की, उसमें वैसे ही पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना से, जो चाइना से कहा जाता आया है, हाँ। उससे पीड़ित है।
लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, दूसरा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा आ गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के साथ जब जो हुआ और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो 56 इंच की छाती वाली एक इमेज बन गई है कि एक पराक्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन हाल ही में कोरोना प्लस ये, इससे एक इमेज को धक्का लगा है, इन वे कह सकते हैं। तो उसके लिए अब जाहिर तौर पे प्लानिंग हो रही होगी, आपके सभी जवाबों में था कि कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है, किस लेवल की और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है नरेंद्र मोदी अमित शाह को इस बार इसका जवाब देने की, क्योंकि इमेज पर इफेक्ट हुआ है। देखिए, आपके सवाल के दो टुकड़े हैं, मोदीज परफॉर्मेंस इन कोरोना मैनेजमेंट एंड देन ये 56 इंच छाती का जो मुद्दा है, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी विरोधी कैंप के लोगों ने सारे सोशल मीडिया को सिर पे उठाया हुआ है कि 56 इंच की छाती 5.6 हो गई है, सिकुड़ गई है, वगैरह वगैरह। तो जो कोरोना का मैनेजमेंट की बात है, आई थिंक ही इज़ डन फेयरली वेल नरेंद्र मोदी, और लॉकडाउन में फिर अनलॉक करने में जो सारे देश को साथ लेके चले हैं एक तरह से, तो ब्रॉडली ये कहा जा सकता है कि अच्छा मैनेजमेंट किया उन्होंने और बड़ी शालीनता से किया। किसी कांग्रेस शासित राज्य के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं हुआ, सिवाय इसके की सहायता नहीं दी उन्होंने, ठीक है, वो फंड्स की लिमिटेशन हो सकती है अपनी, लेकिन अदरवाइज बुली नहीं किया किसी स्टेट को इस तरह से। वरना ऐसे टाइम पे क्या, जब सारा शासन केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है तो बुली करने की क्षमता, बुली करने की पावर से मिलती हैं। तो कोरोना में आई थिंक दे हैव डन वेल। अब रही बात 56 इंच छाती वाली, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की एक इमेज रही है देश में और आज भी है, पराक्रमी की, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले प्रधानमंत्री की, उसको निश्चित तौर पे इस घटना से धक्का लगा है। लेकिन ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये सब घटनाएं आती हैं, इमेज बनती है, व्यक्ति की बिगड़ती है समय के साथ साथ, घर में घुसकर मारेंगे वाली। हाँ, इन ए वे। और दूसरा क्या है कि मान के चलिए, मेरा मानना ये कि ये जो भी नरेंद्र मोदी विरोधी कैंप ने प्रचार किया है या उनकी दृष्टि से सत्य भी है मान लो, तो ये थोड़े दिन की बात है, वो इसका जवाब ज़रूर देंगे, चाहे 56 इंच से दें, चाहे 80 इंच से दें, चाहे 50 इंच से दें, लेकिन चाइना को उसके किए का जवाब ज़रूर मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। और मुझे लगता है 10-15 दिन तो लगेंगे कम से कम, लगता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव करना पड़ता है, एक असेस करना पड़ता है। चाइना से लड़ाई कोई मामूली विषय नहीं, ये 24 घंटे का विषय नहीं, 3 दिन में प्लानिंग और चले गए करने। दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, दिस इज़ चाइना, एंड दिस इज़ नोटोरियस चाइना, जिसे कहते हैं धूर्त चाइना। तो समय लगेगा, लेकिन ये सब धारणाएँ खंडित होंगी और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि फिर एक पराक्रमी प्रधानमंत्री की छवि है नरेंद्र मोदी की, वो फिर से लौट के आएगी। थोड़ा बहुत जो डेंट हुआ है, डैमेज हुआ है, वो रिपेयर होगा। सर, मेरा सवाल है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, तो अमेरिका और रूस का क्या स्टेप होगा? देखिए, इस बार मुझे संदेह है कि चाइना इस संघर्ष के, जो चाइना का संघर्ष है, इसमें रशिया या अमेरिका हमारे साथ खड़े होंगे, मुझे इसमें डाउट है। ये लड़ाई तो हमको अकेले ही लड़नी पड़ेगी और उनके साथ नहीं देने के अपने कारण हैं। रशिया हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड रहा है, ऐतिहासिक दोस्त रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत अमेरिका के बहुत निकट गया है, आर्थिक कारणों से, डिप्लोमेटिक कारणों से, और ट्रंप और मोदी की दोस्ती सारे संसार में चर्चा का विषय रही है। तो रशिया कैसे पसंद आएगी? तो थोड़ा सा उसने डिस्टेंस किया है इंडिया से। दूसरी तरफ अमेरिका जो है, अब उसके अपने कंपल्शंस हैं, इसलिए ट्रंप, जिनको कि बहुत शौक है मध्यस्थता करने का, और वो कहा जाता है उनके बारे में कि ही इज़ ए बुल इन चाइना शॉप, हर के मध्यस्थता करने, हर बयान देने, उल जुलूल बात करने, वो पीछे नहीं रहते हैं कई दफ़े उसमें जो है। तो इस बार उन्होंने भी सावधानी से कहा है कि भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने का उनका कोई इरादा नहीं है। इसके कई कारण हैं। एक कारण वो ये भी देखते हैं कि इंडिया उनके साथ है यूएसए के, लेकिन फिर भी कई मामलों में रक्षा खरीद में ज़्यादातर रशिया के साथ है इंडिया, इससे उनको तकलीफ़ होती है। दूसरा, वो इस बात को देखते हैं कि अब चुनाव हैं अमेरिका में, चुनाव में कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनको चाइना के जो राष्ट्रपति, उनकी मदद चाहिए उनको, तो उससे हाथ मिलाने में लगे हुए हैं। तो ओपनली वो चाइना के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इट्स ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस कि आज के हालात में अगर युद्ध होता है तो अमेरिका या रशिया के हमारे साथ खड़े होंगे आसार नहीं है। और इसका दूसरा पहलू ये है, हमें एक्चुअली किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अब वो ज़माना था जब रशिया के पे हम डिपेंड करते, ये हथियार चाहिए, टैंक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब हमारे पास है। तो केवल एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के या मीडिया रेलेवेंस के अंतर्राष्ट्रीय बयान आ रहा है उसके अंदर, इसका हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। आज हम आत्मनिर्भर हैं, भारत आत्मनिर्भर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आत्मनिर्भर है, सभी लोग आत्मनिर्भर हैं, और मौका आएगा तो ठोक के जवाब हमारी सेनाएं देंगी, बिना रशिया और बिना अमेरिका के सपोर्ट के। और अब देखिए अमेरिका का चेंजिंग फेस चाइना के साथ, पहले उन्होंने कहा कि सारे विमान बंद, बीजिंग की कोई उड़ान यहाँ नहीं आएगी, अब उन्होंने कह दिया 4 विमान यहाँ से जाएंगे न्यूयॉर्क बीजिंग, और 4 वहाँ बीजिंग न्यूयॉर्क फ्लाइटें वहाँ से आएंगी। तो चेंजिंग
उनकी डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, हमें उससे ज़्यादा कंसर्न नहीं रखना चाहिए। वी आर सेल्फ सफिशिएंट और हमें अपने मॉरल करेज और कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और जैसे मौका आएगा चाइना को ठोक के उसके घर में वापस लौट के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सेना भी इसे लेकर कह भी रही कि तैयारी हमारी पूरी है, बस ऐसी स्थिति कोई चाहता नहीं कि युद्ध हो। लेकिन अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध के हालात बनते हैं, ऐसी स्थिति में क्या चीन का नेचुरल एलाय पाकिस्तान भी कुछ गड़बड़ी कर सकता है हमारे बॉर्डर्स पर? पाकिस्तान के साथ तो केवल सहानुभूति कीजिए। अगर उसने ऐसा हुआ और उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, उधर कहीं भी बॉर्डर पे जो है, तो मेरा पक्का मानना है कि वो इस बार जो है आज़ाद कश्मीर, जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उससे हाथ धो बैठेगा। ये मेरा पक्का मानना है। और उसका कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में एक बात अधूरी रह गई है 370 के बाद कि यार इसको नहीं लिया, इसको लेके आना है। तो उनके एक जैसे होता है ना अधूरा सपना, एक अधूरा सपना है मोदी और शाह के लिए, इस पाकिस्तान के हिस्से को लेके आना है। तो अगर पाकिस्तान ने कुछ शरारत की या होशियारी दिखाई तो चाइना की लड़ाई तो हम 6 घंटे बाद लड़ लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन 5-6 घंटे में पाकिस्तान का ये ऑपरेशन पूरा करके सेनाएं लौट आएंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो इलाका जहाँ के आज भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम यहाँ दिखाते हैं इंडिया में, वो भारत को वापस जिसे कहते हैं ना कब्जा उसका मिलने वाला है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो बी श्योर, मेरा ऐसा मानना है खुद का, कि चाइना से निपटते रहेंगे लंबा 15 दिन, 20 दिन, महीना, 25 दिन, इसको एक दिन में निपटा देंगे। लेकिन सर इसी बीच एक सवाल ये भी है कि क्या आपको ये भी लगता है या फिर ये सच है कि चीन में आने वाले चुनाव और कोरोना की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत हुई, चाइना की किरकिरी हुई या फिर हम कहीं बदनामी हुई, उससे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए एक नया फ्रंट खोल दिया है चाइना ने? निश्चित तौर पे ये एक बड़ा कारण है। चाइना हैज़ गोन टू आइसोलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आप देखिए, और सारे संसार ने उसको कोरोना में विलेन मान लिया है। अब वो संयोग की बात है कि बीजिंग में, शंघाई में कुछ केसेस आने लग गए हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो है वर्ल्ड का, पब्लिक ओपिनियन जो है वर्ल्ड में, वो ये हो गई है कि चाइना इज़ ए विलन और इसने इसको फैलाया है। तो चाइना अकेला पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में कोई एक मेजर अलायंस हो जाए राष्ट्रों का अलग अलग मुद्दों पे चाइना के खिलाफ, तो रूल्ड आउट नहीं है। तो चाइना के इस एक्शन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, बट दिस पॉसिबिलिटी इज़ आल्सो नॉट रूल्ड आउट कि कोरोना में जो उसकी फेलियर है उससे ध्यान हटाने के लिए उसने कदम उठाया या शरारत की हो। सर इसी बीच एक सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लगातार कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जो मोदी विरोधी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि चाइना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू की तरह ही फेल साबित हुए, फेल हम कहें या फिर नाकाम साबित हुए हैं। इस संबंध में आपको क्या लगता है? एक अच्छा नारा है, एक पॉपुलर नारा है ऐसे टाइम पे, जैसे किसी ने चला दिया था उसमें लोगों ने राफेल के केस में, लेकिन नारे हैं, समय के साथ आते हैं, धुलते हैं, मिट जाते हैं। आप देखिए 62 को आप 2020 से कंपेयर नहीं कर सकते, और नेहरू और मोदी की पर्सनैलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। नेहरू एक अलग अपने आप में बादशाह था, एक अलग तरह का व्यक्तित्व था। नरेंद्र मोदी एक अलग तरह का बादशाह है, अलग तरह का व्यक्तित्व है। पंडित नेहरू उस सदी का हीरो था, मोदी आज की सदी का हीरो है भारत में। दोनों हीरो हैं अपने अपने समय के, दोनों बादशाह हैं, दोनों लोकप्रिय शासक हैं, तो उससे तुलना नहीं कर सकते। और दोनों में फ़र्क ये है कि 62 जो है वो किसी को पता नहीं था, सो रहे थे सब, कोई चेतावनी नहीं थी। इस बार टेंशन चल रहा था बाकायदा, जिसे कहते हैं। उसमें पीठ में छुरा घोंपा गया सोते हुए को, इसमें पीठ में छुरा घोंपा गया जागते हुए को, इन ए वे। इतना फ़र्क है सिचुएशन में। तो ये तो नहीं कहा ऐसा, लेकिन ये सच है, मैंने पहले भी कहा, इस सारी घटना से नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को थोड़ा बहुत क्षति पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड दिस हैज़ इंस्पायर्ड मोदी अटैकर्स टू से कि मोदी इज टर्न टू बी अनदर नेहरू इन इंडियन हिस्ट्री। ये इसके पीछे जो है। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते पिछले 6 वर्षों में 5 चीन की यात्राएं करने के बावजूद और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ 18 बैठकों के बावजूद नरेंद्र मोदी उनका मूड नहीं समझ पाए? देखिए ये तो ऐसा होता है, नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली आप कुछ भी कहिए, पर बेसिकली तो आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े रहे हैं, एक सज्जन व्यक्ति हैं, शरीफ आदमी हैं, डिप्लोमेट समझते हैं, उतनी समझते हैं जितनी आदमी समझता है, ठीक है। अब इस बार जो हुआ है ना, ये एक धूर्त राष्ट्र से, एक धूर्त राष्ट्रपति से उनका सामना हुआ है, उन्होंने फेस वैल्यू पे लिया उसकी हर बात को, तो हुआ ये, कोई बात नहीं, इट इज़ नेवर टू लेट। तो नरेंद्र मोदी ठीक करेंगे इसको, और जो धक्का लगा है एक विश्वासघात का, या एक लगा कि अनग्रेटफुल राष्ट्र है ये, जो धक्का लगा है उसको ठीक करेंगे। आदमी अनुभव से सीखता है जीवन में, आज वो भी सोच रहे होंगे कि अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए, 18 बार मेरे साथ खाना खाया,
झूला झुलाया मैंने इनको वहाँ पे नर्मदा पे अहमदाबाद में, मैंने नारियल पानी पिलाया केरल में ले जाके इनको, और इतना मान सम्मान दिया, और जीवन की सबसे बड़ी रैलियाँ करवाई उसकी इंडिया के अंदर, सब कुछ हुआ। ये कैसे हो सकता है? उनको यकीन नहीं हुआ होगा। तो ये किसी के सोच से परे था, नरेंद्र मोदी की सोच से परे था कि एक व्यक्ति इसको मैं ऐसा गले मिल रहा हूँ और उसको बढ़िया उस कप में बैठ के चाय पिला रहा हूँ केरला में रिजोर्ट बैठ के, वो ऐसा करेगा अचानक जाके, जिसे कहते हैं इतना अनग्रेटफुल होगा। सोचा नहीं था, हो गया, कोई बात नहीं। ये अनुभव आगे काम आएगा जीवन में, बहुत लंबा जीवन है उनका अभी, नरेंद्र मोदी का लंबा जीवन है, उनका अनुभव फिर कभी काम आएगा। ये सर यही सवाल मेरा था कि हमने गुजरात की तस्वीरें भी देखी, हमने केरल की तस्वीरें भी देखी, वहाँ पर चीनी राष्ट्रपति का सत्कार किया गया, सम्मान किया खुद बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो आचरण अभी एलएसी पर हम देख रहे हैं वो सोच से समझ से परे है। ऐसे में आपको ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं छवि बनी है धोखेबाज की, चाइना की, अनग्रेटफुल राष्ट्र की? निश्चित तौर पे बनी है, क्योंकि आजकल क्या सब सैटेलाइट से सब दिखता है सबको। रशिया है, अमेरिका है, इजराइल है, इनकी एजेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है इंटेलिजेंस की कि छिपता नहीं है। तो उन्होंने देखा भी कोई कारण नहीं था। 13 तारीख को इंडियन आर्मी चीफ ये बयान दे रहा है कि मिलिट्री सोल्यूशन हो रहा है, हमारी बहुत अच्छी बात हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तोप नहीं गरजी 2 दिन पहले। अचानक क्या होता है कि 20 आदमियों को आप घेर लेते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनको मार देते हैं, पानी डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। इस इनह्यूमन एक्ट। वॉर बेसिकली इनह्यूमन होता है, इस तरह से नहीं होता। बिफोर वॉर है तो प्री वॉर जिसे कहना चाहिए। तो निश्चित तौर पे एक इंटरनेशनल इमेज होती है आदमी की, जिसमें कहते हैं कि सच्चाई छिपती नहीं है। तो निश्चित तौर पे चाइना इज़ ए लूज़र इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ प्रेस्टीज एंड गुडविल। सर अब भारत चीन की सीमा पर जवाबी कार्रवाई करने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी उसे घेरे में ले रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चीन से भारत के व्यापारिक संबंधों को नज़रअंदाज करते हुए चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में उस पर प्रतिबंध लगा देंगे? काफ़ी दबाव है राष्ट्रवादी भावना का, राष्ट्रवादी लोगों का, राष्ट्रवादी धारणा का, भारत के आम नागरिक का, कि चाइना ने जब ऐसा हमारे साथ किया है तो चाइना की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी जाए। इसका एक उपाय ये है कि भारत में चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं उनके इस्तेमाल पे रोक लगे, चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ पे रोक लगे, चाइनीज़ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन ये क्या है कि बहुत लार्जर क्वेश्चन है। आज अगर ओवरऑल मिला के देखो, अगर हम ऐसा करते भी हैं तो चाइना की कमर नहीं टूटने वाली है अकेले भारत से। उसका कारण ये है कि चाइना के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं आउटसाइड चाइना वो शायद 5,70,000 करोड़ हैं, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं चाइना को वो 1,70,000 करोड़ समथिंग ऐसी कोई फिगर है। ठीक है, तो कुल मिला के चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है वर्ल्ड को, उसमें जो इंडिया का हिस्सा है वो हार्डली 2% है। तो हम सब कर देंगे तो भी उनको 2% नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये लड़ाई की शुरुआत अच्छी है, आइडिया अच्छा है, और इसमें भारत को लीड लेनी चाहिए एक इंटरनेशनल अलायंस बनाने के लिए। क्यों? चाइना हैज़ एमर्ज एज ए कॉमन बुली अमंग वेरियस नेशंस। जैसे अमेरिका परेशान है उससे, जापान परेशान है, हांगकांग तो परेशान है ही, सिंगापुर परेशान है, आपका फिलीपाइंस परेशान है, 1-2 और कोरिया परेशान है। ये चाइना की जो फाइनेंशियल बुली एटीट्यूड है उससे सब परेशान हैं। तो भारत अगर इन सबको साथ लेके एक मोर्चा बनाता है इकोनॉमिक अलायंस अगेंस्ट चाइना, तो निश्चित तौर पे चाइना की कमर टूट सकती है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। लेकिन आइडिया अच्छा है, राष्ट्रवाद से जुड़ा है, और कम से कम ये है कि चलो पूरा ना सही, जितना हम चाइना को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं वो तो पहुंचाएं कम से कम। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी ऐसा कदम उठाएं, लेकिन सेंसिटिव कदम है, बहुत सोच समझ कर वो उठाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है इस बात को एक फाइनल अंजाम तक पहुंचाने का, या इसमें एक अंतिम फैसला करने का। सो लेट्स सी। तो सर क्या ऐसे में जो भारत में चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो बंद कर दिए जाएंगे? देखिए ये सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का सवाल है तो कुछ एक प्रोजेक्ट्स को बंद करने की शुरुआत या विड्रॉ करने की शुरुआत अभी हुई है। सबसे पहले तो ये मैंने पढ़ा कि 471 करोड़ का एक जो कॉन्ट्रैक्ट था कानपुर मुगलसराय सिग्नल का कॉन्ट्रैक्ट था रेलवे का, चाइनीज़ फर्म को दिया था, वो पुअर परफॉर्मर थी, उस नाते उसको कैंसिल कर दिया है। दूसरा जो आपका दूर संचार है, इसमें 4G में अपग्रेड करना था BSNL की सर्विसेज को, वो कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज़ को जा रहा था, उसको मना कर दिया। तीसरा भी क्या हुआ कि इंटरनेशनल बाज़ार में जो है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ चाइना है, उसको रेगुलर बैंकिंग का लाइसेंस मिला था इंडिया में, हो सकता है वो भी कैंसिल हो। उसके साथ ही एक 1100 करोड़ का ठेका है दिल्ली जो अपन जाते हैं दिल्ली मेरठ रोड पे, तो दिल्ली मेरठ रेल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ठेका है, वो शंघाई की फर्म को दिया हुआ है,
वो कैंसिल हो सकता है, टाटा को मिल जाए, आपके एल&टी को मिल जाए, किसी और फर्म को मिल जाए दैट वे। एक और धारोल करके एक जगह नई डेवलप कर रहे हैं गुजरात में, जो कि नरेंद्र मोदी का एक सपना है वहाँ बहुत बड़ी राजधानी बनाने का। वहाँ एक बहुत बड़ा स्टील का ठेका जो है वो चाइनीज़ फर्म को दिया हुआ है, वो शायद कैंसिल हो जाए। गुजरात में एक मोटर का ठेका है, मोटर बनाने का बड़ा ठेका है, वो कैंसिल हो जाए। कुछ और ऐसे पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द थिंकिंग ऑफ टेकिंग सच ए एक्सट्रीम स्टेप। लेकिन लेट्स सी फाइनली क्या होता है। गंभीर विषय हैं, इन पे चिंतन जारी है, लेकिन बहुत जल्द कोई फैसला करेगा ऐसा नहीं लगता। पहली रिक्वायरमेंट ये है, वो जो हमारे साथ वहाँ हुआ उसका हिसाब कैसे चुकता करें। सर, भारत और चीन के इस विवाद के बाद देश भर में चीनी एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल और चीनी कंपनियों का बहिष्कार करने की जो बात है वो सोशल मीडिया पर चल रही है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? ठीक है, एक प्रचार है, और भारत का सोशल मीडिया तो ऐसा है कि सब कुछ सोशल मीडिया पे जीत लेता है, चुनाव भी, और चाइना को हराने का काम भी हो तो सोशल मीडिया चाइना को सोशल मीडिया पे हरा देगा जो है। तो वो तो एक टिप्पणी है, एक व्यंग है, एक लाइट मूड कमेंट है उस पर, लेकिन इनका असर तो होगा अपने हिसाब से। लेकिन मैंने आज एक वेब पे देखा, एक व्यक्ति भाषण दे रहा था कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। कारण क्या है कि हमें चाइनीज़ मार्केट से कम्पीट करना पड़ेगा। कंज्यूमर मार्केट में चाइना वर्ल्ड लीडर है, अमेरिकन मार्केट उसने ख़त्म कर दिया, इंडियन मार्केट उसने ख़त्म कर दिया। आज 40% इंडस्ट्री जो है इंडिया में टेल्को की है आपकी, इन ए वे। टेल्को के बाद में आपका स्टील है, ऑटोमोबाइल्स है, इनमें जो है 40% इंडस्ट्री पे चाइनीज़ फर्म का कब्ज़ा है, क्योंकि उनकी जो चीज़ों की क्वालिटी और जो प्राइस है वो चीपर है, क्वालिटी अच्छी है उनकी जो है। तो ये जो सोशल मीडिया की बात है, इसको खाली बातों से और नारे लगाने से नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने जो प्रोडक्शन है, जो क्वालिटी है, आपका जो गुड्स बना रहे हो आप टू रिप्लेस चाइनीज़ गुड्स, उसी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपके पंक्चुअलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसका प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। तो अच्छा एक शुरुआत है राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत। और कई दफ़े होता है राष्ट्रवाद जब चलता है तो फिर ये प्राइसिंग और ये सब बातें गौण हो जाती हैं। अभी राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन ये पैकेज है पूरा। अगर ये होगा तो एक साथ सारी चीज़ें लागू होंगी, नहीं होगा तो नहीं होंगी। सर, इस सब में बीसीसीआई आईपीएल से वीवो की 2199 करोड़ की जो स्पॉन्सरशिप है वो खत्म करने पर विचार कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम ये कि इट्स ए ग्लोबल, जिसे कहना चाहिए इज़ ए ग्लोबल रिबफ टू चाइना। आईपीएल फेमस है, देश देश के लोग जुड़े रहते हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल होगी, झटका लगेगा। और इंडिया में जो दूसरी चाइनीज़ फर्म आना चाहती थी तो ब्लॉक हो ही जाएंगी। जो सिटिंग चाइनीज़ फर्म्स हैं उनको चिंता की लकीरें उनके माथे पे दिखाई देंगी। और एक सिंबॉलिक रिबफ है, पिटाई है सिंबॉलिक एक चाइना की, अगर ऐसा होता है तो वाया दिस कंपनी वीवो के रूट से, आईपीएल के रूट से एक इंडिया का स्नब है चाइना पे। सो दैट्स ऑल, इज़ ए गुड मूव। और सर, इस सब में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भरता की जो बात की गई थी वो कहाँ तक सफल होगा अब इसमें? देखिए, ये तो एक इसमें भावना प्रधान है, एक्शन थोड़ा गौण है। क्यों काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ मेक इन इंडिया सारा ये, लेकिन वो कैंपेन पूरा सक्सेस नहीं हो पाता। और उसके जो भी कारण, जैसे सेपरेट पिंडारा बॉक्स, उसमें अलग से बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। उसी भावना से ओतप्रोत होकर चाइनीज़ गुड्स पे अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक भावनात्मक नारा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि उठो, खड़े हो जाओ, चाइना का मुकाबला करो और आत्मनिर्भर बनो, चाइनीज़ गुड्स पे अपनी निर्भरता कम करो, देसी हो जाओ, स्वदेशी हो जाओ। ये सारा उस तरह का एक कहना चाहिए इसके एक प्रोत्साहन, एक मोरल बूस्टर है। देखा जाए अच्छा है, ये मोरल बूस्टर होने चाहिए। और अभियान अच्छा है, नारा अच्छा है, और जितना सक्सेस होगा ठीक है, नहीं होगा तो उसको फिर ठीक करेंगे आगे। आइडिया और जो बेसिक सेंटिमेंट है उसका आत्मनिर्भर होने का, देसी होने का, वो अच्छा है, स्वागत योग्य है। सर बिल्कुल, अभी आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसे कैंसिल करने की भी बात हो रही है, कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो सकते हैं चीन के साथ जो भी चल रहे हैं। लेकिन पूरे देश में हमारे 20 जवान जब शहीद हुए, इसके बाद इतना ज़्यादा आक्रोश, इतना ज़्यादा अपमान महसूस किया गया कि चीनी आइटम की होली जलाई गई। क्या आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगाना है इसका एक विकल्प है, या क्षतिपूर्ति के तौर पर देखा जाए? नहीं, अगर आपका राष्ट्र का अपमान हुआ है, कोई आपके इलाके में घुस आया है, आपके सैनिकों को मार के चला गया है, और कल फिर उसके घुस के आने की, मारने की संभावना बनी हुई है, तो हम केवल उसको आर्थिक रूप से चोट पहुंचा के इसका बदला नहीं ले सकते। ये उसका विकल्प नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक साइड वाई एक्शन है। इट कैन नॉट सुपरसीड आर्मी एक्शन, इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट आर्मी एक्शन अगेंस्ट चाइना। वो तो करना पड़ेगा। देखो, जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप लिमिटेड करिए। चाहे आप, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिसे कहते हैं मिली जुली कुश्ती भी होती है,
कभी कभी यही व्यवस्था कहीं ये तय हो जाए प्रधानमंत्री उनके बीच में कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हमारे अभिमान के लिए हमें इतने आदमी तो मारने ही हैं, यहाँ तक तो हम जाएंगे ही, और सहमति बन जाती है आपस में कई दफ़े इंटरनेशनल डील्स के अंदर कि ठीक है आप 5 किलोमीटर आ जाना मेरे इलाके के अंदर। तो वो तो इंडिया के लिए करना ज़रूरी है, चाहे तो वो एक्शन रियल हो, चाहे वो मॉक एक्शन हो, चाहे ऑन फेस वैल्यू एक्शन हो, लेकिन भारत की खोई प्रतिष्ठा को लौटाना अभी लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आम आदमी में कंट्री में मैसेज चला गया है कि जो घटना हुई है इससे हमें धक्का लगा, हमारी प्रतिष्ठा गिरी है, इससे उसको करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो है ये जो आर्थिक प्रतिबंध हैं उसको आर्थिक रूप से जो तोड़ना है वो इसका विकल्प नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ा कदम होगा उसको चोट पहुँचाने की दिशा में। सर मेरा सवाल जो भी आपने कहा उससे भी रिलेटेड है कि चाइना और पाकिस्तान, हमारी लड़ाई हमेशा पाकिस्तान से रही, हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। एक दिन सुबह उठे तो घर में घुसकर भी मारा, और उसके बाद उरी पिक्चर आई और हमने उरी देखकर हमारे वापस राष्ट्र तमाम चीज़ें हमारे आंखों के सामने आई। लेकिन चाइना पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो आर्थिक मोर्चे पे बहुत सशक्त है, और आज भी कोरोना के इस पूरे देश में जहाँ पे आर्थिक तरीके से बड़े देश आज नीचे जा चुके हैं, चाइना वापस से खड़ा हो गया है। तो चाहे ये विकल्प ना हो, ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़रूरी है, वॉर हम करें वो हमारा प्रतिष्ठा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब, फिर ये देश और फिर दूसरे देश मिलकर उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ें। एक ये सवाल। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे रखा, कंसेंसस भी रखा और सब खड़े भी नजर आए। सोनिया गांधी ने 7 सवाल भी पूछे। इस सिनेरियो को भी आप कैसे देखते हैं? दोनों चीज़ों का सवाल है। देखिए इसको मैं ऐसे देखता हूँ, जहाँ तक नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस का सवाल है और पार्टी मीट में, तो देखिए नरेंद्र मोदी इज़ ए बॉर्न हीरो, ही इज़ ए नेशनल हीरो एट द मोमेंट। सबको उन्होंने ढंग से हैंडल किया। सोनिया जी ने बड़ी शालीनता से प्रश्न उठाए, उसको उन्होंने नोटिस किया, और वो जानते हैं कि ये सवाल स्वाभाविक हैं। जैसे राहुल गांधी ने उठाए थे, सोनिया गांधी ने उठाए सवाल। बेसिक सवाल ये था कि हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है भाई, क्या कहना चाहते हैं आप, सरकार में बैठे हुए हैं आप जो है। तो सोनिया आल्सो स्कोर्ड, मोदी आल्सो स्कोर्ड इन ए वे। तो कुल मिला के प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, सभी दलों को साथ लेके चले, वो उनका भरोसा बना। और कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है पॉलिटिकल फ्रंट पे कि सबको एक ओपिनियन लेना, उसका एक रिचुअल करना, उसकी औपचारिकता करना। लेकिन कल जो हुआ वो रिचुअल से ज़्यादा था, कुछ औपचारिकता से ज़्यादा थी कुछ कल की मीटिंग। और लोगों को मैंने जो टीवी पे फेस वैल्यू पे तस्वीरें देखी अपोजिशन लीडर्स की, तो ऐसा लगा वो मन से मोदी के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं, राजनाथ के साथ हैं, और सबकी भावना एक थी कि यार इस बार कुछ करो, हाँ देश के लिए कुछ करो एंड गिव दम ए लेसन। तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, सोनिया की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। सोनिया गांधी स्लोली एमर्जिंग एज ए रियल कांग्रेस हीरो। और कभी कभी मुझे लगता है वास्तव में कि आज की तारीख में विद इन कांग्रेस हु इज़ मोर पॉपुलर, सोनिया और राहुल? इट्स ए $1 मिलियन क्वेश्चन जो है। तो ठीक है, ये मीटिंग अच्छी थी, मोदी स्कोर, सोनिया आल्सो स्कोर इन द मीटिंग जो है। सर, भारत चीन के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, उसमें आप एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन के रूप में राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, उनकी पूरी भूमिका को कैसे देखते हैं? आपका यह सेंटेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदार पॉलिटिशियन के रूप में, क्योंकि राहुल गांधी पे जो विपक्ष का हमला है शुरू से एक ही बात के लेके हुआ है कि जिम्मेदार नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, तथ्यों की जानकारी नहीं रहती, फिर बयान दे देते हैं। और उसके 2 पहलू हैं। किसी ज़माने में होगा ऐसा, अब तो बहुत इम्प्रूव कर गए राहुल गांधी, काफ़ी नपीतुली बात करते हैं। और मैं यूँ कहूँ कि ये जो कोरोना आया और अब ये जो आया संकट, ये खासकर कोरोना जो आया, तो इट इज़ गिवन ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी टू एमर्ज एज ए मेन अपोजिशन लीडर इन द कंट्री। कोरोना पे जो उन्होंने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, कंपैरेटिवली मैच्योर थी वो, कंपैरेटिवली आप ये नहीं कह सकते कि सेंसलेस बात थी, जो एक पॉलिटिकल बात करनी चाहिए उन्होंने उसमें बात करी। एंड ही इज़ स्लोली ट्राइंग टू बी ए रेस्पॉन्सिबल, ट्राइंग टू एमर्ज एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर। तो एक बात है, ठीक है। अब दूसरा इसमें यह है कि उन्होंने इस क्राइसिस में 3 बातें की। 17 जून को पहला ट्वीट किया उन्होंने कि मोदी जी चुप क्यों हैं, देश जानना चाहता है कि क्या हुआ, हमारे सैनिक क्यों पिटे। 19 जून को 17 जून वाले को बीजेपी ने इग्नोर किया, शायद उसका कोई जवाब नहीं आया इस तरह का लेट्स सी वाली उसमें नेचर में मूड में। 19 को फिर उन्होंने दूसरा जारी किया और उन्होंने कहा निहत्थे सैनिकों की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार। इस पर बीजेपी एक्टिव हुई, सरकार एक्टिव हुई। तो फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर ने जवाब दिया और ये कहा कि निहत्था होना हमारी मजबूरी थी समझौते के तहत, हथियार लेके नहीं चल सकते थे। तो बात ख़त्म हो गई।
तो टेक्निकली क्या है कि राहुल गांधी गलत साबित हुए, लेकिन पब्लिक परसेप्शन और जनमत और राहुल के साथ रहा उस पॉइंट पे, क्योंकि जनमत तो मानने को तैयार है ही नहीं ना ये इस बात को कि अगर ये था तो पीछे वाली टुकड़ी कहाँ चली गई जैसलमेर पहले का, और फिर ये समझौता उन पे लागू क्यों नहीं होता था। मतलब आम बात है कि जनता ये मानती है कि हमारी पिटाई हुई, और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट या बाय प्रॉक्सी जो है राहुल गांधी की बात थोड़ा सा लोगों को कन्विंस कर रही है इन ए वे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक पॉपुलरिटी का सवाल है तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का आज भी कोई मैच नहीं है, अपन जानते हैं इस बात को। और तीसरा बयान उन्होंने आज दिया राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, क्षेत्र का समर्पण कर दिया, पर्सनैलिटी का समर्पण कर दिया है, ठीक है। तो अमित शाह आज सामने आए पिक्चर में, जब उन्होंने देखा रुक नहीं रहा है, तो अंतिम योद्धा इस पंक्ति के तो अमित शाह है ना बीजेपी में, प्रथम और अंतिम योद्धा अमित शाह। तो उन्होंने बयान दिया कि राहुल राजनीति नहीं करें और ओछी राजनीति नहीं करें और देश के साथ खड़े हों। और एक शहीद के पिता ने ट्वीट भेजा होगा उनको, तो अमित शाह का तो सिस्टम ऐसा मॉनिटरिंग का कि हर ट्वीट हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है वहाँ। 2-3 उनके OSD यही काम करते हैं और उनको पेश करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं जो है। और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका सारा ये बर्डन जो अमित शाह ने लिया हुआ है इस तरह का जो है, वरना काम PMO में लोग करते थे, ट्वीट करते देखते करते सारा जो है। तो उन्होंने बयान दिया अमित शाह ने पलट के, और उन्होंने वो एक शहीद के पिता ने भेजा था ट्वीट चिट्ठी उनको अमित शाह को कि राहुल गांधी को समझाएं कि ऐसे टाइम पे राजनीति नहीं करें। तो अमित शाह वेल दिस अपॉर्चुनिटी, उन्होंने उसको सर्कुलेट कर दिया उसको। तो राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए हैं इन ए वे, कोई उन्होंने बुरा नहीं किया है, उन्होंने अपनी क्षमता अपनी बुद्धि से एक्ट किया है और कंपेरेटिवली काफ़ी ठीक एक्ट किया है। और पॉलिटिकली बीजेपी तो निश्चित तौर पे कहेगी कि उनका पॉलिटिकल है, अब पॉलिटिकल तो कौन नहीं करता, सभी थोड़ा बहुत करते हैं। और एक इससे जुड़ा हुआ सवाल हो रहा है सोशल मीडिया का। तो ऐसे टाइम में एक अनफॉर्चुनेट बात इंडियन पॉलिटिक्स में एमर्ज हो गई है कि कोई भी ऐसी बात होती है तो सोशल मीडिया एकदम से जंप कर जाता है उसमें जो है। अब सोशल मीडिया जंप कर गया, 4 दिन पहले एक तस्वीर निकाल आया सोशल मीडिया कि 6 जून 2019 को या 18 मई को जो भी डेट थी, तो एक चाइनीज़ शिष्टमंडल आया था, 10 जनपद मिलने गया, सोनिया गांधी खड़ी हैं, रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं, प्रियंका गांधी खड़ी हैं। तो एसोसिएशन है कांग्रेस और चाइना का। अब इज़ नॉट फेयर, सब जानते हैं राज होता है तो लोग आते हैं, डेलीगेशन आते हैं जाते हैं इन वे, लेकिन वही वाली बात है राजनीति में एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। तो सोशल मीडिया भी जो करता है अपने हिसाब से, तो पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल वॉर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि राहुल के बयान आ रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है। कुल मिला के नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि हम एक सीमा से आगे बढ़ के राजनीति नहीं करें। राजनीति तो सभी लोग करते हैं, आप भी करिए, लेकिन एक सीमा के अंदर। वो इतना नहीं हो कि राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचे या हमारे सैनिकों का मोराल डाउन हो, जनता का मोराल डाउन हो। अगर सरकार की कमी भी है तो ये मौका ऐसा थोड़ा उसको ढक लो यार, उसको ढक लो, थोड़ा कवर कर लो और ऐसा कदम उठाओ कि सबक चाइना को देना है, सबक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना अभी। सर इसी से जुड़ा अगला सवाल, क्योंकि निहत्थे जवानों को भेजने का जो आम जनता सुनना चाह रही थी वो राहुल गांधी ने बोला, पॉलिटिकली उन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी हुए। लेकिन सर्वदलीय बैठक के अंदर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, जबकि वो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, एक्चुअली दिस अ साइन ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन एनसीपी एंड कांग्रेस इन महाराष्ट्र मोटे तौर पे। और दूसरा इसका पहलू ये कि शरद पवार बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और उनको जो ठीक लगा मीटिंग में, बिना किसी प्रोवोकेशन के या बिना किसी बीजेपी के एनकरेजमेंट के, उन्होंने अपने विवेक अपनी बुद्धि से कहा। बुज़ुर्ग हैं, कह सकते हैं, और उनकी बात भी वही थी कि ऐसे टाइम पे सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक। तो उन्होंने, उनका इशारा था कि राहुल गांधी ने उस दिन जो सैनिक वाली बात उठाई कि सैनिक को कहाँ तो हथियार लेके जाना चाहिए, कहाँ हथियार लेके नहीं जाना चाहिए, ये ठीक है, उनका बयान अपनी जगह है। राहुल गांधी के लिए थोड़ा सा जॉल्ट है एक तरह से कि राहुल की बात को बुजुर्ग के नाते काटा, एंड सम सॉर्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट, दिस इज एन इनडायरेक्ट सपोर्ट टू नरेंद्र मोदी अमित शाह, जो राहुल के लिए कहते हैं इनमें। शरद पवार ने भी एंडोर्स किया उस तरह से कि राहुल नीड्स मोर मैच्योरिटी। ये शरद पवार का कहना है, जनता नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया कह रहा है, शरद पवार कह रहा है, लेकिन ये व्यू पॉइंट है, तो उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा, उसका स्वागत होना चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो शरद पवार ने जो कुछ कहा ठीक है। बिल्कुल। सर सवाल मेरा अगला नेपाल से भी रिलेटेड है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो क्या हमारी विदेश नीति इतनी पिट गई है कि चीन तो चीन, नेपाल जैसे छोटे देश भी हमें आंखें दिखा रहे हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। अब क्या औकात है नेपाल की, बताइए।
जिस दिन मूड बिगड़ गया अमित शाह का, तो 4 बजे मूड बिगड़ेगा, 6:30 बजे नेपाल अपने पास होगा। है क्या वहाँ? चाइना भाग के आएगा, कहाँ तक भाग के आएगा, कैसे आएगा, क्या बात की बात है ये। लेकिन है ना कि ये जिसे कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट या बैड टाइम डजंट कम अलोन, इट कम्स इन बटालियंस। तो नेपाल को क्या पड़ी थी, बैठे बैठे 3 गांव निकाल रहा है कि नक्शे में हिंदुस्तान के दिखाए हुए, काला पानी एटसेट्रा, बिहार से जुड़े हुए। अभी क्या करना है, फायरिंग हो गई, एक इंडियन को मार दिया। लेकिन भारत अभी नेपाल को क्षमा मोड में है और उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। बाकी अनफॉर्चुनेट है, फेलियर तो है ही हमारी पॉलिसी का। भाई पॉलिसी का फेलियर तो है ही, फॉरेन ऑफिस का फेलियर तो है ही। नेपाल जैसा देश, ना आता ना पता है, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और ऐसी घटनाओं से चाइना ने जो किया उसको प्रोत्साहन मिला होगा। लेकिन नेपाल के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आई एग्री विद यू, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, अरुणाचल तो अपना ही है। तो इन सब में क्या है, चाइना का इंटरवेंशन इतना बढ़ गया है कि ये छोटे छोटे देश जो हमारे आसपास थे, पड़ोसी राष्ट्र थे, वो अब अपड़ोसी हो गए हैं इन ए वे, ठीक है ना, वो नॉन फ्रेंडली हो गए हैं। तो नेपाल भी उसी का एक है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, नथिंग टू वरी। सर, देश जब गलवान घाटी में ये हुआ और शहादत हुई तो चारों तरफ से एक ही आवाज़ उठी कि जो पाकिस्तान के साथ किया पुलवामा अटैक के बाद, वो चीन के साथ किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इस मामले में एग्रेसिव दिखाई देते हैं। आपको एयर स्ट्राइक दिखाई देती है या सर्जिकल स्ट्राइक की चीन के खिलाफ भी ये हो सकता है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो होगी, बट दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, दिस इज़ चाइना। तो बहुत सोच समझ के होगी, स्ट्रैटेजी के साथ होगी, और स्ट्रैटेजी के साथ होगी। और चूंकि सर्जिकल स्ट्राइक एक लिमिटेड होता है, तो मेरा मानना निश्चित होगी इसी घाटी पे होगी, इसके आसपास होगी। क्योंकि लंबे समय तक जैसे 1962 के दर्द को झेला देश ने, या पॉलिटिकल पार्टीज पी गई उस दर्द को, समय के साथ साथ भूल गई, ये घटना वैसी नहीं है। क्योंकि एक तो जनता तो भूल जाएगी समय के साथ, लेकिन मोदी हमेशा नहीं भूलने वाले हैं, कांग्रेस नहीं भूलने वाली है, सोनिया गांधी नहीं भूलने वाली है, ममता नहीं भूलने वाली, इस पॉइंट पर तो मुलायम सिंह भी नहीं भूलने वाला है टू दैट एक्सटेंट जो है ये। तो ये हमेशा कुरेदती रहेगी घटना ये, और एक न एक दिन, और बहुत जल्द मेरा ऐसा मानना है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें, बहुत जल्द जो है इसमें सर्जिकल स्ट्राइक की आप उम्मीद कर सकते हैं। वेट फॉर ए न्यू हेडलाइन। बिल्कुल। सर, अगला सवाल मेरा थोड़ा सा कूटनीतिक और राजनीतिक है, क्योंकि क्या जो सिनेरियो बन रहा है फिलहाल, क्या निकट भविष्य में आपको कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भारत और चीन के बीच किसी भी बातचीत की संभावना नज़र आ रही है? निश्चित तौर पे, क्योंकि हमेशा एक डिप्लोमेसी का वर्ड होता है, वी मे एग्री टू डिसएग्री बट डायलॉग शुड कंटिन्यू। ये नहीं कि भारत के सामने कोई विकल्प ही नहीं डायलॉग के अलावा, ऐसा तो मैं नहीं मानता। आर्मी एक्शन का विकल्प है, लेकिन पहली प्राथमिकता है पॉलिटिकल डायलॉग से, डिप्लोमेटिक डायलॉग से ये जो सैनिक आगे पीछे हो गए हैं इनको ठीक करना। ये जो घटना हुई है इसका हिसाब बराबर करना, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, शांति से लोग पीछे हट जाएं। है क्या, एक ऑर्डर आएगा 6 घंटे में 40 ट्रक खड़े हैं वहाँ, पीछे चले जाएंगे 2 किलोमीटर, और वो भी क्या मालूम पड़ता है, सिम्बॉलिक क्या फ़ोटो आएगा, कह देंगे पीछे चले गए। मौके पे क्या है, यानी किसको पता लगता है। हज़ारों मील लंबी बॉर्डर है आपकी जो है, 355 किलोमीटर, तो वैसे ही वहाँ पे जो है नदी है, पहाड़ है, पता ही नहीं चलता है चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं, लद्दाख कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, जब तक आप नक्शा नहीं देखें बैठ करके उसको जो है। तो निश्चित तौर पे द्वार खुला हुआ है डिप्लोमेटिक डायलॉग का। और अभी राजनाथ सिंह पहले 22 को जा रहे थे रशिया, अब 24 को जाएंगे, और रशिया में 75वीं वर्षगांठ है रशिया की, तो वहाँ पे चाइनीज़ भी आएंगे। उनके साथ पहले चर्चा थी, संभावना थी कि चर्चा होगी, लेकिन अब वहाँ तो बात नहीं हो रही है। शायद नरेंद्र मोदी ने कहा होगा कि ऐसा ह्यूमिलेटरी टॉक क्या करना, ऐसा अपमानजनक क्या बात करनी, बात करेंगे तो बराबर की शर्तों पर करेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत ठोक दें पहले उनको वहाँ पे, उसके बाद कुछ बात करें। तो डायलॉग के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। हो सकता है दूसरे राष्ट्र, अमेरिका जैसे राष्ट्र या रशिया इंटरवीन करें, तो द्वार खुले हैं। लेकिन प्राथमिकता इसमें जो है ना, रिक्वायरमेंट है, देश की मांग जो है वो मिलिट्री एक्शन की है, फॉलोड बाई पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि अप्रैल 2020 के बाद की ये स्थिति है जो ये गलवान घाटी में हुआ, तो भारत को कितना वक्त आपके हिसाब से लग सकता है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में भारत LAC पर आ जाए? और क्या इसके लिए आपको ये भी विकल्प दिख रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक ना करके, क्योंकि लंबी चौड़ी सरहद है वहाँ पे, तो जैसे इन गलवान घाटी में उधर से मूवमेंट हुई, भारतीय सेना को बोला जाए कि आप इस LAC पर किसी अन्य 2 चेक पोस्ट पर आप जाकर अतिक्रमण कीजिए, फिर टेबल टॉक करेंगे? वो तो मैंने कहा ना, पॉलिटिकल गिव एंड टेक की डील होती है। लेकिन अभी इशू जो आपने कहा कि अप्रैल की स्थिति में कब लौटेंगे हम, तो भाई बड़ा मुश्किल सवाल है कि चाइना की हिस्ट्री रही है, जैसे मैंने पहले कहा, एक बार जो घुस जाता है वापस नहीं जाता।
तो अप्रैल के बाद वो मई में घुसा, थोड़ा बहुत घुसा, 15 जून को घुसा, लेकिन एक इम्प्रेशन हो गया कि घुसा। मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ कि चाइना हमारे यहाँ घुस गया है, 2 किलोमीटर घुस गया है। अब वापस कैसे होगा, इट्स ए $1 मिलियन क्वेश्चन। यही चैलेंज आज सरकार के सामने। और इसी जुड़ा सवाल ये है कि उसको जहाँ घुस गया उसको निकालने के लिए क्या पॉलिटिकल डायलॉग से वो बाहर निकलेगा या लिमिटेड वॉर मिलिट्री एक्शन से निकलेगा, ओनली टाइम विल टेल। बट दिस इज ए चैलेंज एंड ए ग्रेट चैलेंज बिफोर द लीडरशिप इन द कंट्री एट द मोमेंट। ये अक्साई चीन का मुद्दा क्या है और इसे हम क्यों नहीं, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है पाकिस्तान में जिसे हम पीओके कहते हैं, तो इसे हम क्यों नहीं चीन ने जो अधिकृत कर लिया है लद्दाख वैसा कहते हैं? इट्स ए ब्रिलियंट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी, अमित शाह के ध्यान में, राजनाथ सिंह के ध्यान में मुद्दा आया नहीं इस तरह से। अब कोई उठाएगा इस मुद्दे को तो निश्चित तौर पे करेंगे, जब कश्मीर में ऐसा इतना बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और एक कारण ये भी है चाइना के डिस्टर्ब होने का कि लद्दाख वगैरह 3 टेरिटरीज बन गई ना, और 370 हो गया, इंडियन गवर्नमेंट का एक से हो गया अलग तरह से, उससे डिस्टर्ब हुए होंगे। तो ये सही है, ये रेक्टिफिकेशन किसी दिन हो जाएगा। और रेक्टिफिकेशन खाली किताबों में होना है कि चाइना से परमिशन चाहिए ना इस करने के लिए, वो तो दोस्ती टूट गई उस तरह की। तो कि डिप्लोमेटिक डायलॉग से आप 2 फॉरेन सेक्रेटरी बैठें, फिर ड्राफ्ट बनाएं, फिर उस पर साइन करें, शाम को प्रेस में डिक्लेयर करें, वो तो सिचुएशन है नहीं। इट्स ए गुड आइडिया एंड योर आइडिया शुड बी सेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है, मौजूदा कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार के सामने ये जो चीन की चुनौती है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोरोना की बात अपनी जगह है। अब ये है कि थोड़ा सिर दर्द बढ़ गया। पहले कोरोना से हैंडल कर रहे थे और कोरोना का हैंडलिंग काफ़ी अच्छा कर रहे थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी अच्छा काम कर रही थी। देखा आपने, केरल में अच्छा काम हुआ, फिर राजस्थान में अशोक गहलोत के अच्छा काम हुआ, 1-2 और स्टेट में अच्छा काम हुआ। तो क्या है कि एक कंबाइंड लीडरशिप देश में अलग तरह की डेवलप हुई कोरोना के अंदर, अक्रॉस द पार्टी लाइन। कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स ने भी एक तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप के साथ साथ एक तरह से अपना फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड माना, उसके नेतृत्व को माना, उसकी बातों को माना। अपनी वॉइस जो थी, वॉइस ऑफ डिसेंट थी, उसको भी लोग उठाते रहे। तो कोरोना का क्राइसिस तो अपनी जगह है और मोदी से चिंतित भी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट्स मेक द नेशन। अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री चिंतित है तो राष्ट्र चिंतित है, उसका एक टुकड़ा चिंतित है। 8 करोड़ लोग यहाँ भी रहते हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चिंतित है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चिंतित है। तो कोरोना क्राइसिस को हैंडल करने में नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पे उलझे हुए हैं, काफ़ी टाइम से सारे मुख्यमंत्री उलझे हुए हैं। ठीक ऐसे समय पे चाइना का एक अलग से क्राइसिस आ जाना तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा बर्डन है, चिंता का विषय है। और एक के बजाय 2 चैलेंजेस इस समय राज्य सरकारें और भारत सरकार के सामने, राज्य सरकारें इनडायरेक्टली और भारत सरकार के सामने डायरेक्टली अभी 2 चैलेंज हैं, कोरोना मैनेजमेंट एंड बुली चाइना रिटेलिएशन, जिसे कहो कि क्या कार्रवाई करनी है उसमें। सर बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि हर भारतीय के जहन में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर होना क्या है, और बहुत कुछ तस्वीर साफ भी हो गई जिस तरह से हम सबके सवालों के आपने जवाब दिए हैं। एक बात तो तय है कि भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन क्योंकि हमारी संस्कृति है, हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर सामने से हमला होता है तो भी हम मौके देते हैं कि बातचीत से बात बन सकती है, सुलझ सकती है। लेकिन अगर इसके बाद भी चीन बाज नहीं आएगा तो मिलिट्री भी पूरी तरह से तैयार है एक्शन के लिए। हमें भरोसा है अपनी सेना पर और उम्मीद है केंद्र सरकार से। चलिए इसके साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।